2025 में स्मॉल कैप के सारे फंड्स ने दिया नेगेटिव रिटर्न, बट कैसा होगा 2026? किस तरीके से हमें हमारा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए कि हमारा 2026 का पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न दे? अब चूंकि लास्ट 1.5 साल में मार्केट ने ऑलमोस्ट 0 रिटर्न दिया है, तो बहुत सारे लोग टेंशन में हैं कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें। सो बेस्ड ऑन मार्केट सिचुएशन वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 ऐसे म्यूचुअल फंड जो आपको आपका पोर्टफोलियो स्टार्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। बट बिफोर डिसाइडिंग द म्यूचुअल फंड, हमें सबसे पहले अपने रिस्क एंड गोल के हिसाब से एसेट अलोकेट करना समझना होगा। जैसे आपका एसेट अलोकेशन हो सकता है कि सर मैं 70% इक्विटी में रखूंगा, 20% डेट में रखूंगा, 10% गोल्ड में रखूंगा। ये एक तरह का एसेट अलोकेशन है। या फिर आप कह सकते हो कि मुझे गोल्ड या मेटल्स या सिल्वर से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो 80% इक्विटी रखूंगा एंड 20% डेट रखूंगा। ये भी एक तरह का एसेट एलोकेशन है। एसेट एलोकेशन का मतलब सिंपल है, यानी जितने भी एसेट क्लासेस अवेलेबल है आप उन सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो एंड जिस एसेट में आपको सबसे ज्यादा भरोसा है उसमें आप सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो आप 100% अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से 80% इक्विटी में करना चाहते हो, 20% डेट में एंड 0% गोल्ड में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो 10%, 15%। ऑफ कोर्स यू कैन मेक गोल्ड पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर डेट फंड में क्यों डालें? डेट फंड में तो 7-7.5% का ही रिटर्न बनता है। डेट फंड इसलिए होता है ताकि आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी दे। अचानक से अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाए तो मार्केट का अप एंड डाउन आपकी उस इमरजेंसी सिचुएशन में आपको परेशान ना करे। इसके लिए 20% का डेट रखना आपके लिए एक फायदेमंद का सौदा साबित हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए 10% भी गुड इनफ है, बहुत सारे लोगों के लिए 30% ऑफ डेट फंड इज गुड इनफ है। इसी डेट एंड इक्विटी के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए मैंने एक पूरा एसेट एलोकेशन का चार्ट बनाया हुआ है। वो चार्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप अपना एसेट एलोकेशन रख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर आप बहुत एग्रेसिव जाना चाहते हो तो आप मे बी 90% इक्विटी रख सकते हो, 10% डेट रख सकते हो एंड मेटल को शायद 0 कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो रखना चाहते हो। ऐसे ही जैसे अगर आपकी एज बढ़ रही है, यानी आपका रिस्क बढ़ रहा है, या फिर अभी भी अगर आपका रिस्क हायर या लोअर है, जैसे से आपका रिस्क है उसके हिसाब से आप अपने इक्विटी, डेट एंड गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन रख सकते हो। अगर आपको मॉडरेट रिस्क लेना है तो आप इसके हिसाब से रख सकते हो। लेट्स से आपकी एज अगर आज 35 है एंड आप कंजर्वेटिव अप्रोच लेना चाहते हो तो 60% आप इक्विटी में रख सकते हो, 35%, 30% या 25%, वट एवर यू फील कंफर्टेबल उतना डेट में रख सकते हो एंड 10 से 15% आप चाहो तो मेटल यानी कि गोल्ड में रख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप में से किसी को लगता है कि मुझे 10% गोल्ड में रखना है या 20% अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड में रखना है तो दैट्स ओके, यानी कि 60% आपका इक्विटी हो गया, 20% डेट हो गया एंड 20% गोल्ड हो गया। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी के लिए जस्ट मैं सिखाने के लिए यहाँ पे ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ, यानी कि आप अगर 80% इक्विटी एंड 20% डेट रखते हैं तो डेट में कौन सा फंड ले सकते हैं? वैसे डेट में तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट सबसे सिंपल ऑप्शन आप पीएसयू डेट फंड्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। बहुत सारे लोग लिक्विड फंड्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं, बहुत सारे लोग डायनेमिक बॉन्ड्स। तो आप एक बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड को ले सकते हो और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हो, जो कि साल भर में लगभग 7-7.5% का रिटर्न दे देता है। लेट मी गिव यू 1 और 2 एग्जांपल्स, तो उससे आपको एटलीस्ट फर्स्ट फंड के बारे में एक क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, जहाँ पे अगर हम यहाँ पे डेट फंड में आएंगे तो डेट फंड में आपको देखो इतने सारे टाइप के डेट फंड दिख रहे हैं। इसमें से एटलीस्ट ये बैंकिंग एंड पीएसयू बहुत काम का डेट फंड है। अगर आप इसका लास्ट 10 ईयर का एवरेज रिटर्न भी देखेंगे तो आपको दिखेगा 7-7.5% के आसपास बनता है। लोअर भी जाते जाते ये 6.5% तो बना करके दे देता है। तो ऐसे में आप एक अच्छा सा पीएसयू डेट फंड चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप मे बी आईसीआईसीआई बैंकिंग पीएसयू डेट फंड ले सकते हैं या फिर एक्सिस बैंकिंग पीएसयू डेट फंड ले सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसके साथ आप इसके अपने डेट फंड की शुरुआत कर सकते हैं। तो दिस विल बी अवर फर्स्ट फंड, जो कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद अब आता है इक्विटी में कि ओके लोकेश 80% में इक्विटी रखूंगा, बट इक्विटी में भी तो बहुत सारे हैं, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो कौन से फंड को मैं सिलेक्ट करूं? तो इसका भी एक डिस्ट्रीब्यूशन हमें बनाना पड़ेगा। लेट्स से आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन को लार्ज कैप हेवी रखना चाहते हो, इट्स अप टू यू। जैसे 80% बचे हुए पोर्टफोलियो में से शायद आप ऐसा कर सकते हो कि 30% इनटू लार्ज कैप, 30% इनटू मिड कैप एंड बचा हुआ 20% इनटू स्मॉल कैप। ये आपका एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। या फिर अगर आपको लगे कि स्मॉल कैप मुझे कम रखना है क्योंकि 2025 में स्मॉल कैप ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, ऐसे में मुझे लार्ज कैप एंड मिड कैप में कंपोजिशन ज्यादा रखना है, तो आप 40% लार्ज कैप, 30% मिड कैप एंड 10% स्मॉल कैप में रख सकते हो। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। अगेन इस एसेट एलोकेशन के चार्ट में देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे नीचे आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आप लार्ज कैप में हो सकता है 40% रखना चाहते हो, मिड कैप में आप 30% रखना चाहते हो, स्मॉल कैप में आप 10% एंड डेट फंड में जैसा हमने बात किया 20% रखना चाहते हो। तो ये एक तरीके से आपका हो गया अब एसेट एलोकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो आप अपनी एसआईपी करना चाहते हो सिर्फ टोटल 10,000 रुपए की, तो 10,000 रुपए में यानी कि 40% लार्ज कैप में तो 4,000 रुपये आपका लार्ज कैप में जाएगा, मिड कैप में आपका जाएगा लगभग 3,000 रुपये, स्मॉल कैप में जाएगा आपका 1,000 रुपये एंड डेट फंड में 20% यानी कि 2,000 रुपया जाएगा। तो आप लार्ज कैप स्पेस में या तो आप चाहो तो एक प्योर लार्ज कैप फंड ले सकते हो या फिर
इंडेक्स फंड भी ले सकते हो, जिसको हम निफ्टी 50 भी कहते हैं, लार्ज कैप का इंडेक्स फंड ले सकते हो। एंड बहुत सारे लोग मल्टी एसेट फंड को भी प्रेफर करते हैं। मल्टी एसेट फंड भी लगभग लार्ज कैप जैसा ही चलता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर लार्ज कैप है प्लस अदर एसेट जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, ये भी उसमें मिले हुए रहते हैं, तो वो भी लार्ज कैप जैसा बिहेव करता है, बट एक्चुअली में वो लार्ज कैप है नहीं। तो इसीलिए मैंने तीनों को क्लब करके एक ही कैटेगरी में डाल दिया है। या तो आप लार्ज कैप का इंडेक्स फंड ले लो, या तो फिर आप कोई एक्टिव लार्ज कैप फंड ले लो, या फिर मल्टी एसेट फंड ले लो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कुछ नाम भी आपको बताता हूँ। लार्ज कैप फंड में आप जैसे नवी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हो, जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है। अगर आप एक्टिव फंड देख रहे हो तो शायद आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ICICI का लार्ज कैप फंड आप सिलेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर आप मल्टी एसेट देख रहे हो तो मल्टी एसेट में ICICI मल्टी एसेट एक बहुत अच्छा फंड है। ऑफकोर्स इस कैटेगरी में मैंने 3 से 4 नाम बोले, इनमें से आपको जो सही लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इन सारे फंड्स का सिलेक्शन हमने कैटेगरी एवरेज, बेंचमार्क, रोलिंग रिटर्न, ये सारी चीजों को देख करके किया हुआ है। अब वो सब भी अगर हम यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इस वीडियो को मैं शॉर्ट ही रखना चाहता था, इसीलिए मैं बस आपको एसेट एलोकेशन का पूरा स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ। उसके बाद आता है मिड कैप। अब मिड कैप स्पेस में जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहां पे भी 2-3 ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। या तो आप प्योर मिड कैप में रखो, या तो आप फ्लेक्सी कैप टाइप के भी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि लगभग मिड कैप से मिलता जुलता बिहेव करता है। एंड अगर आपको लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन एकदम से भी ज़्यादा डिजाइन होना चाहिए तो आप मल्टी कैप फंड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ा सा हो रहा है, 2-3 हज़ार रुपये हो रहा है, तो आप एक मिड कैप लेकर के क्लियर कट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद फिर आता है स्मॉल कैप। अगेन जब 1000-2000 रुपये आप इन्वेस्ट करो तो एक स्मॉल कैप फंड आपके लिए गुड इनफ होगा। आप या तो स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड ले सकते हो, बट ऐसे में ना मैंने देखा है स्मॉल कैप मिड कैप के इंडेक्स फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना कि एक्टिव फंड कहते हैं। ऑफ कोर्स लार्ज कैप के स्पेस में आप चाहो तो इंडेक्स फंड ले सकते हो, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आई वुड सजेस्ट कि आप एक्टिव फंड को ही सिलेक्ट करो। लॉन्गर होराइजन में एक्टिव फंड्स अच्छा रिटर्न देते हैं। स्मॉल कैप में जैसे एक्सिस स्मॉल कैप है, SBI स्मॉल कैप है, एंड पहले से निपॉन स्मॉल कैप बहुत अच्छा फंड कर रहा है। अब मुझे लगता है बहुत बड़ा हो गया है, तो हो सकता है उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, दिस इज माय एस्टिमेशन, बट ये सारे फंड अवेलेबल हैं जो कि अच्छे हैं। अच्छा, मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप में कौन से फंड अच्छे हैं? मिड कैप में अगर आप देखोगे तो निपॉन इंडिया का मिड कैप फंड है जो कि बहुत अच्छा है। HDFC का मिड कैप फंड है जो कि बहुत अच्छा है। लास्ट 3 साल में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट लास्ट 1 साल से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ इन्वेस्को का मिड कैप फंड है। अगर आप वही फ्लेक्सी कैप फंड में देखने जाओगे तो पराग पार एक फ्लेक्सी कैप फंड है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। आप इन सारे फंड के क्लब में से कोई भी 1 या 2 फंड सेलेक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, अगर आपको एक्टिव फंड में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मिड कैप स्पेस के इंडेक्स फंड से भी जा सकते हो, स्मॉल कैप स्पेस के इंडेक्स फंड से भी जा सकते हो, बट ये जो इंडेक्स फंड है वो ज्यादातर एक्टिव फंड को बीट नहीं कर पाते मिड कैप एंड स्मॉल कैप वाले स्पेस में। लार्ज कैप में कहानी डिफरेंट है। तो ये थे कुछ फंड के नाम जिनके बेस पे आप अपना पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन आप अमाउंट के बेस पे भी कर सकते हो कि आपको कितना फंड सिलेक्ट करना चाहिए। मान लो आप सिर्फ 5000 रुपए की SIP कर रहे हो तो आप शायद 1000-2000 रुपए डेट फंड में डाल सकते हो, बचा हुआ 2 या 3 हज़ार रुपए आप सिंपल एक फ्लेक्सी कैप फंड में डाल सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी द सिंपलेस्ट पोर्टफोलियो, यानी एक फ्लेक्सी कैप फंड एंड एक डेट फंड। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं सर एक ही फ्लेक्सी कैप में क्यों रखो, अगर आपको डर लग रहा है तो आप शायद 2 फ्लेक्सी कैप कर सकते हो एंड बचा हुआ एक डेट फंड। दिस इज गोइंग टू बी द सिंपलेस्ट पोर्टफोलियो। अगर आप पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना चाहते हो तो ऑफकोर्स एक लार्ज कैप आ जाएगा, एक मिड कैप आ जाएगा, एक स्मॉल कैप आ जाएगा एंड एक डेट फंड आ जाएगा। तो 4 में आपका काम हो जाएगा, है ना। ऑफकोर्स अगर कोई गोल्ड या सिल्वर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसके हिसाब से वहां पे एक और फंड ऐड हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि नहीं मुझे सर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, लेट्स से मुझे 30,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना है। अब अगर 30,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यानी 40% अगर आप लार्ज कैप में रख रहे हो तो 12,000 रुपए आपका लार्ज कैप में जा रहा है। तो ऐसे में आप इस 12,000 को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। मे बी 6,000 एक प्योर लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में चला जाए, अगला 6,000 मल्टी एसेट में चला जाए, तो आपका लार्ज कैप भी एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया स्ट्रेटेजी वाइज। तो अगर जैसे ये 9,000 है तो अगर आप चाहो तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। जैसे 4,500 रुपए आप मिड कैप एक फंड में डाल सकते हो एंड एक 4,500 आप फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हो, सब टू यू। एंड यहाँ पे अब ये 3,000 इन्वेस्ट हो गया तो आप चाहो तो एक ही फंड सिलेक्ट कर लो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे 2 स्मॉल कैप रखने, हो सकता है कोई एक स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर जाए, तो ऐसे केस में आप 1500 एक स्मॉल कैप में एंड 1500 दूसरे स्मॉल कैप में डाल सकते हो। डेट फंड में एक फंड गुड इनफ है और आपको दूसरा रखने की जरूरत नहीं। लेट्स से आपका SIP 50,000 रुपए का स्टार्ट हो रहा है कि सर मुझे तो 50,000 रुपया करना है, तब आप शायद मेटल को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि 10% आप अपने पोर्टफोलियो का मेटल में डाल सकते हो। शायद से डेट फंड अगर आपको लगता है तो आप इसको कम कर सकते हो, 10% रख सकते हो। अगेन यही सेम पोर्टफोलियो, तो आप शायद 10,000 रुपया लार्ज कैप में, 10,000 मल्टी एसेट में। अब यहाँ पे आप चाहो तो 3 पार्ट में ब्रेक कर दो इसको, या 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। अगर आप 3 पार्ट में ब्रेक करते हो तो 2 मिड कैप, 1 फ्लेक्सी कैप रख सकते हो, या 1 मिड कैप 2 फ्लेक्सी कैप रख सकते हो। एंड देन स्मॉल कैप में आप 2 स्मॉल कैप एंड डेट फंड में 1 एंड मेटल में 1। तो इस तरीके से 5 से 6 म्यूचुअल फंड में आपका सारा काम हो जाता है। जैसे जैसे आपका फंड बड़ा होने लगता है तब कई बार लोग डर की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए ट्राई करते हैं। बाकी 5 से 6 फंड में एक स्वीट पोर्टफोलियो बन जाता है जो कि आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखता है।
है। ऐसा ना हो कि आपने जोश में आकर के ये सोचा कि नहीं मुझे तो लार्ज कैप चाहिए नहीं, मिड कैप चाहिए नहीं, आजकल तो सिर्फ स्मॉल कैप चल रहा है, तो मैं तो सिर्फ 80% पैसा अपना स्मॉल कैप में डाल दूंगा। ऑफ कोर्स आपको रिटर्न वाइज ज़्यादा मिल सकता है, बट जब भी डाउनवर्ड वाला साइकिल आएगा, जैसे लास्ट 1 साल में अगर आप देखोगे स्मॉल कैप ने क्या ही रिटर्न दिया हुआ है, लेट्स सी। सो अगर आप ये स्मॉल कैप वाले सेगमेंट में क्लिक करके देखोगे तो लास्ट 1 साल में कोई भी ऐसा फंड नहीं है जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इवन 15% तक नेगेटिव रिटर्न है। आप कोई 50,000 की SIP कर रहा हो, साल भर में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा, अगर उसका कंपाउंडिंग रेट -15% है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। जेन्युइनली बहुत सारे लोग डर जाते हैं। उनको लगता है यार कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, उसके चक्कर में वो अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस्ड अप्रोच के थ्रू चल रहा है तो आप अपने पोर्टफोलियो को इतना ज़्यादा रेड होते हुए नहीं देखते हो, जिससे आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन माइंड में आता है क्या और दूसरे फंड नहीं होते हैं, बट वो मोर ऑफ सिचुएशन स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग लार्ज कैप में रखने के बजाय बैलेंस एडवांटेज फंड में भी रखना पसंद करते हैं, तो बैलेंस एडवांटेज फंड भी लगभग लार्ज कैप जैसा काम करता है। वो भी एक तरह का फंड है। अगर कोई 1 से 1.5 साल 2 साल के लिए पैसा रख रहा है, कई बार लोग कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में भी पैसा रखते हैं, या फिर इक्विटी सेविंग फंड में पैसा रखते हैं, या लिक्विड फंड में पैसा रखते हैं। ऐसे कई टाइप के म्यूचुअल फंड है जो कि आपको यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे दिख भी जाएगा कि इक्विटी वाले स्पेस में इतने टाइप के हैं, हाइब्रिड वाले स्पेस में आप देखो एग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है, आर्बिट्राज है, मल्टी एसेट है, डायनामिक एसेट एलोकेशन है, ऐसे बहुत सारे टाइप के फंड है। बट इन सबको देख करके अपने आप को उलझाने की जरूरत नहीं है। इस जर्नी स्टार्ट करनी है सिंपल तरीके से। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आप उसमें इवॉल्व होते जाते हैं ना। डे 1 पे ही सारा का सारा अगर आप सीखने का प्रयास करते हो तो आप जर्नी चालू ही नहीं कर पाओगे। सो जो आपको कंफर्टेबल लगे इन सारे फंड में से, जो आपको अच्छा लगे, जहां पे आप कैटेगरी एवरेज देखो, बेंचमार्क देखो, रोलिंग रिटर्न देखो, एक्सपेंस रेशियो देखो, इन चारों पैरामीटर को देखने के बाद आपको जो कंफर्टेबल लगे वहां से आप अपनी जर्नी चालू कर सकते हो। दिस हाउ यू मेक योर पोर्टफोलियो। जैसे मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स से मिलता हूं तो शुरू में जब वो पोर्टफोलियो हम बना रहे थे आज से 2 साल पहले 1 साल पहले, तो उनका कहना था कि नहीं मुझे तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है। उस समय मैं उनको पुश करता था, गाइड करता था कि नहीं पूरा का पूरा स्मॉल कैप में नहीं रखेंगे, वेल डाइवर्सिफाइड रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड रखेंगे। आज उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। आज वो स्टूडेंट्स आकर के बोले थैंक यू सर, सारा पैसा स्मॉल कैप में अच्छा हुआ नहीं डाला, वरना फिर आज तो पोर्टफोलियो नेगेटिव होता तो डर के मारे मुझे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी मन नहीं करता। बट आज पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है, एटलीस्ट पॉजिटिव है। ऑफकोर्स कुछ लोगों का पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में नेगेटिव है, विच इज़ ओके। बट अदर जो फंड्स हैं जैसे मल्टी एसेट है, या थोड़ा बहुत गोल्ड में रखा हुआ है, या फिर जो लार्ज कैप में रखा वो वाला पार्ट नेगेटिव नहीं है, तो उससे ओवरऑल पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं दिखता है। इसीलिए आप अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड तरीके से ही इन्वेस्ट करिए, तब आप 2026 का पूरा एंजॉयमेंट कर पाएंगे। वरना अगर आपने जोश में आकर के सारा पैसा एक पर्टिकुलर सेक्टर में डाल दिया या एक पर्टिकुलर सेगमेंट में डाल दिया, लेट्स से लार्ज कैप में डाल दिया और लार्ज कैप भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आपको 2026 बहुत बुरा लगेगा। बाय द वे इसमें एक चीज़ और हमने दे रखी है कि आप अपना लार्ज कैप का एक्सपेक्टेड रिटर्न लिख दीजिए, एंड यहाँ का एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ का, एंड ये सब रख देंगे। उसके हिसाब से जो भी आप अपना फंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपको एक रेट ऑफ रिटर्न मालूम पड़ जाता है कि मेरे पैसे पे कितना लगभग रिटर्न आ सकता है। और ऑफकोर्स ये सारे नंबर आप चेंज कर सकते हैं। व्हाइट सेल्स को आप बिल्कुल एडिट करिए, जो ग्रे सेल्स हैं वो मेनली फॉर्मूला है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो आपको लगता है कि अच्छा मेरा तो इस पोर्टफोलियो में इतना रिटर्न बन सकता है, उसके बेस पे ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन का रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो ये था पूरा हमारा कंप्लीट वीडियो अबाउट 2026 के पोर्टफोलियो के बारे में। बाय द वे अगर आप ये शीट चाहते हो तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे जा करके फाइल पे क्लिक करके इसका एक कॉपी बना सकते हो। उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा किस तरीके से मैं एसेट एलोकेशन करूँ, किस तरीके से मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है 2026 के पोर्टफोलियो के बारे में तो प्लीज़ डू आस्क इन कमेंट सेगमेंट एंड विल ट्राई टू आंसर दोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।